यह 2017 की पतझड़ का मौसम है। मुख्य पात्र यानमू एक नेकदिल इंसान है, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी शादी एक स्वार्थी और लालची औरत से हुई है। शादी को लगभग 10 साल हो चुके हैं, लेकिन उसकी पत्नी को सिर्फ पैसों से मतलब है। कभी अपने माता पिता के लिए घर खरीदने को कहती है, कभी अपने भाई की शादी के लिए पैसे मांगती है, तो कभी उसके लिए कार खरीदने की मांग करती है। हर बार यानमू को ही अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है। आज जब यानमू ने कहा कि उसके पास अब और पैसे नहीं हैं, तो उसकी पत्नी गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने यानमू को थप्पड़ मारा, पीटा और एक कांच का गिलास उसकी तरफ फेंका, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा। उसने अपने भाई के लिए यानमू के माता पिता की रिटायरमेंट की रकम भी मांग ली। वह खुद के लिए कार खरीद चुकी थी। वह सच में खून चूसने वाली बन चुकी थी। यानमू अब और सहन नहीं कर सका। उसने तय कर लिया कि अब वो उसे एक पैसा भी नहीं देगा। इस पर उसकी पत्नी ने उसे ठंडा दिल और परिवार के प्रति लापरवाह कहकर ताना मारा। यह सुनकर यानमू को घिन आ गई। परिवार? हाँ, छोड़ो, बहुत हो गया। तभी उसकी पत्नी ने व्यंग्य किया। बहुत हो गया तो फिर जा, छत पर चढ़ जा, पूर्वजों से मिल ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानमू ने जवाब दिया, क्या सच में लगता है कि मैं डरता हूँ? और उसने खिड़की खोल दी। उसकी पत्नी डर गई, लेकिन इसलिए नहीं कि उसे यानमू की चिंता थी, बल्कि इसलिए कि अगर उसने कुछ कर लिया तो वह उसकी बीमा पॉलिसी नहीं खरीद पाएगी और उससे और पैसे नहीं निकाल पाएगी। अब यानमू को सच में अपनी पत्नी से कोई उम्मीद नहीं बची थी। वह इंसान नहीं, खून चूसने वाली राक्षसी बन चुकी थी। यानमू ने आखिरकार छलांग लगा दी। वैसे भी उसे हाल ही में स्टमक कैंसर हुआ था और अब जीवन में कुछ नहीं बचा था। लेकिन अचानक उसे होश आया। कुछ परिचित आवाजें सुनाई दी। कोई कह रहा था, यानमू, जैसे ही आया वैसे ही घुटनों पर बैठ गया। तुम्हारे घर की परंपरा है क्या? यानमू चौंक गया। क्या मैं जिंदा हूँ? जवाब मिला, अगर मर जाते तो यहाँ कैसे होते? नाटक मत करो। सामने बैठी महिला उसकी सास थी। उसकी अपनी माँ ने भी उसे पुकारा, पर वह समझ नहीं पा रहा था कि वह कैसे अपने ससुराल में होश में आया। अभी भी तलाक नहीं हुआ था। ये दोनों उसके सास ससुर थे। यानमू विनम्र बनना चाहता था, लेकिन सामने वाले ने घमंड से जवाब दिया, कौन तेरी माँ है? हमसे रिश्ता मत जोड़। अगर तुम मुझे माँ बुलाना चाहते हो तो तुम्हें सगाई के पैसों में 4 लाख अतिरिक्त देने होंगे। यानमू ने जोर से सांस ली और फिर चीजों को जोड़ना शुरू किया। ऐसा लग रहा था कि वह किसी तरह समय में 8 साल पीछे लौट आया था, ठीक उसी पल जब वह फांग वुकू को प्रपोज करने वाला था। उस समय उसके परिवार वाले अब भी सगाई में 4 लाख रुपए और ऐंठने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पिछले जीवन में यानमू ने बिना कुछ सोचे समझे खुद को इस खून चूसने वाले गड्ढे में फेंक दिया था। अब उसे फिर से एक मौका मिला था, तो वह इतनी मूर्खता क्यों करता कि फिर से वही दुखद जीवन जिए? इसलिए यानमू धीरे धीरे खड़ा हुआ। मैंने फैसला कर लिया है, मैं मानता हूँ। जैसे ही उसने कहा, मैं मानता हूँ, फांगवू के माता पिता की आंखें चमक उठीं। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कहते, यानमू ने कहा, मानता हूँ मेरे पैर की जूती। अगर स्वर्ग ने मुझे एक और जीवन का मौका दिया है तो यानमू फिर कभी वही रास्ता नहीं चलेगा। यह सुनकर फांगवू जी सू के माता पिता पागल हो गए। तू नमक हराम निकला? तूने क्या कहा अभी? क्या तू कह रहा है कि मेरी बेटी की कीमत 10 लाख है? यानमू को लगा कि वे लोग उसे पूरी तरह गलत समझ रहे हैं। वह अतिरिक्त 4 लाख रुपए देने से इनकार कर रहा था। वह सगाई ही तोड़ना चाहता था। और जहां तक दहेज की बात है, यानमू अब 1 रुपया भी देने को तैयार नहीं था। फांग वुकू, जो अब तक चुपचाप बैठी थी, अचानक खड़ी हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि यानमू का मन इतने गुस्से में और अचानक क्यों बदल गया। तो मेरा क्या? उसने पूछा। यानमू ने जवाब दिया, 10 लाख रुपये दहेज में। तुम्हारी माँ अपनी बेटी की शादी कर रही है या बेच रही है? यानमू को गुस्से में देख फांग वुकू ने गोलमोल तरीके से उसकी तारीफ करनी शुरू की। कहने लगी कि उसके माता पिता ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है और अब जब उसकी शादी हो रही है तो यानमू को 10 लाख रुपए तो देने ही चाहिए। लेकिन इस जन्म का यानमू अब इतना भोला नहीं था। उसने सामने वाले को कोई इज्जत नहीं दी और तीखे शब्दों में जवाब दिया, तुम 10 लाख की हो तो मुझे क्या मिलेगा बदले में? एक नालायक छोटा भाई जो बस पैसे मांगना जानता है। फांग वुसू के छोटे भाई जो पास ही बैठे थे, यह सुनकर गुस्से में खड़े हो गए। लेकिन यानमू अब पहले जैसा नहीं था।
वह अब न मार सहता था और न अपमान। उसने आसानी से उसका घूंसा चकमा दिया और फिर तेजी से उसका सिर पकड़कर जमीन पर पटक दिया। छोटे हरामी, शियाओ वू को छोड़ दे, वो तेरा भाई है, तेरा परिवार है। फांग वुक्सू की मां घबरा कर दौड़ी। यानमू ने ठंडी हंसी में जवाब दिया, परिवार? मैं इन दो शब्दों को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। जब तक उनकी शादी नहीं होती तब तक वह लड़का उसका भाई नहीं बन सकता था और न ही उसका परिवार। लेकिन अब यान मूहेन का उस लालची इंसान से शादी करने का कोई इरादा नहीं था। उसने फांग परिवार के चारों सदस्यों के सामने साहसपूर्वक घोषणा की कि आज से उसका और उनका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। फांग वो बहुत गुस्सा हो गई और यान मू से पूछा कि क्या उनके इतने वर्षों के रिश्ते की कोई कीमत नहीं है, सिर्फ 1 मिलियन के सामने? लेकिन यान मू ने सिर्फ सिर हिला दिया। उसने पूछा, क्या तुमने कभी सोचा कि मेरे माता पिता ने दहेज के लिए 500,000 जुटाने में कितनी मेहनत की? पिछले जीवन में यानमू के माता पिता के पास पैसे उधार लेने की ताकत नहीं थी, इसलिए उन्होंने लॉटरी टिकट खरीदकर उम्मीद लगाई। आश्चर्यजनक रूप से उन्हें 500,000 की लॉटरी लगी, लेकिन यही इनाम उनके मानसिक टूटने का कारण बन गया। फांगबू ने घर में आते ही लगातार पैसे की मांग करनी शुरू कर दी। फांग परिवार को बस 1 पैसे का पेड़ चाहिए था, यानमू शायद नहीं। फांग परिवार से अलग होने के बाद यानमू ने सबसे पहले लॉटरी की दुकान पर जाना तय किया। उस साल उसके पिता ने जो नंबर खरीदा था वह पहला इनाम जीतने से बस 1 नंबर पीछे था। किसी कारणवश वह नंबर यानमू के मन में गहराई से बैठ गया था। वह वही टिकट खरीद ही रहा था कि उसने अपने सफेद बालों वाले पिता को आते देखा। पिता बोले, क्या मैंने शेलमू को देखा था? क्या वह फांग परिवार जा रहा था या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं? यानमू जल्दी से कोने में छिप गया। पिता शायद दोपहर का खाना भी ठीक से नहीं खा पाए थे। उन्होंने भी लॉटरी टिकट खरीदा और जाते समय दुआ मांगी कि उन्हें इनाम मिल जाए ताकि उनके बेटे को दहेज की चिंता न करनी पड़े। पिता की थकी और बूढ़ी छवि को देख यानमू का दिल भर आया। उसने ठान लिया कि अब से वह अपने माता पिता को कभी दुख नहीं देगा। उसी समय यानमू के सामने एक डिजिटल स्क्रीन उभर आई, जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म में होता है। एक विंडो दिखाई दी जिसे वह छू नहीं सकता था। उस पर लिखा था, चंद्रनेत्र प्रभु प्रणाली से सफलतापूर्वक जुड़ने पर बधाई। आपका पहला कार्य है 100 मिलियन की संपत्ति प्राप्त करना और अपनी व्यापारिक साम्राज्य की नींव रखना। समय सीमा 24 घंटे, शेष समय 21 घंटे। कार्य में असफलता का परिणाम मृत्यु। यानमू अवाक रह गया। उसे समझ नहीं आया कि अभी तो वह दोबारा जीवन में लौटा है। क्या उसे फिर से सब कुछ छोड़ देना होगा? तभी एक तेज चीख ने उसके विचारों को तोड़ दिया। वह आवाज पहचान गया। वह थी मैंगो की, उसकी बचपन की प्रेमिका की। वह उसे अपनी छोटी बहन जैसा मानता था। पिछले जीवन में मैंगजो की माँ को एक ठगी में 500,000 का नुकसान हो गया था और उन्होंने यानमू के परिवार से उधार मांगा था। लेकिन उस समय यानमू फांग परिवार के साथ रह रहा था और उसने फोन नहीं उठाया। बाद में कर्ज न चुका पाने के कारण सूदखोरों ने उन्हें मार डाला। इस घटना ने यानमू के मन में आजीवन अपराध बोध भर दिया। अब जब उसने मैंगजो की आवाज सुनी तो ऐसा लगा जैसे किसी गहरी नींद से जाग गया हो। इस जीवन में यानमू ने संकल्प लिया कि वह उसे हर हाल में बचाएगा। उस समय मैंगजो को 2 गुंडों ने दीवार से सटा रखा था और उनके इरादे बेहद घिनौने थे। वह लगातार मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन वे गुंडे जरा भी नहीं डरे। चिल्लाती रह, देखता हूँ कौन आता है तुझे बचाने, उनमें से एक ने हंसते हुए कहा। लेकिन सौभाग्य से यानमू समय पर आ गया। गुंडे कुछ कर पाते उससे पहले ही डरी हुई मैंगजो दौड़कर यानमू की बाहों में समा गई। उधर एक गुंडा जिसे यानमू ने घूंसा मारा था, दर्द से कराहते हुए अपनी नाक पकड़े खड़ा था। हरामी, तू कौन है जो मुझे मारने आया है? वह चिल्लाया। तभी दूसरा गुंडा पीछे से हमला करने के लिए दौड़ा, लेकिन उसकी बिल्ली जैसी मार्शल आर्ट्स यानमू के सामने कोई चुनौती नहीं थी। यानमू ने एक ही हाथ से उसका मुक्का रोका और उसकी कलाई मरोड़ दी, जिससे वह दर्द से चीख पड़ा।